बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ये फार्माकोलॉजी का फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट है। ये डाउ की पीपीटी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट यूनिट है फार्मा का। ड्रग्स अफेक्टिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं वो कौन सा ड्रग्स है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसको पर अफेक्ट करते हैं, उसके लिए देते हैं। ये कुछ कंटेंट है, ये ड्रग्स है, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जो कार्डिक के मेडिकेशन है उसमें बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ गए, एसी इनहिबिटर कहते हैं, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और ये सारा ARBS, ये एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हो गए, अल्फ़ा ब्लॉकर्स हो गए, नाइट्रेट्स वेजोडाइलेटर और डायूरेटिक्स एनोट्रोपिक इनोट्रोपीज, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। ठीक है। कहते हैं बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होते हैं। कहते हैं बीटा ब्लॉकर के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं दिस मेडिसिन आर यूज फॉर द वेरियस इंडिकेशन बट इज अ पार्टिकुलरली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कार्डिक एरिथमियाज एंड कार्डिक प्रोटेक्शन आफ्टर द MI हार्ट अटैक, जिसे कहते हैं एंड हाइपरटेंशन। कहते हैं ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वैसे तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए दी जाती है, मगर हम यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर की जो पीपीटी पढ़ते तो कार्डिक के हवाले से पढ़ते हैं। तो ये कहते हैं बीटा ब्लॉकर जो होते हैं हम पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर ये हम जो कार्डिक एरिथमियाज के पेशेंट होते हैं, मतलब जिसका कार्डिक रिदम में मसला हो, उसको हम ये मेडिसिन देते हैं। जिस किसी इंसान को MI हो जाए तो उस MI के बाद में MI जब हो जाए तो उसके बाद में हम ये जो बीटा ब्लॉकर्स देते हैं कि मज़ीद कार्डिक को मसला तकलीफ़ वगैरह ना पहुंचाए। और हाइपरटेंशन का पेशेंट हो तो उसके लिए भी हम ये बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ये बीटा ब्लॉकर काम कैसे करते हैं? ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि ये उस बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं। ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के जो फंक्शन है उसको रोकते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है। और जब हम ये एडमिनिस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन एंड अदर स्ट्रेस हार्मोन, कहते हैं ये बीटा ब्लॉकर जब हम देते हैं तो ये क्या करता है, हमारे एपिनेफ्रिन को दूसरा नाम एड्रेनलिन भी कहते हैं, ये हमारे एपिनेफ्रिन पर भी अफेक्ट करता है, उसके फंक्शन को रोकता है। और स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं उधर स्ट्रेस उनको पर भी फंक्शन करता है। जब हमारे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हमारे बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं या हाइपरटेंशन को बढ़ाने का काम करते हैं और रिदम को, तो इसलिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं कि वो जाके इफ़ेक्ट करे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन पर इफ़ेक्ट करे कि वो मज़ीद हमारे हार्ट रेट को ना बढ़ाए, मज़ीद हमें हाइपरटेंशन की तरफ ना लेके जाए। तो ये बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन पर अफेक्ट करते हैं। एपिनेफ्रिन को दूसरा नाम एड्रेनलिन भी कहते हैं। ये बात है, बीटा ब्लॉकर ब्लॉक द एक्शन ऑफ द एड्रेनर्जिक एंड कैटेकोलामाइन एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो होते हैं इन पर इफेक्ट करते हैं। इनका जो एक्शन होता है, एक्शन और मैकेनिज्म होता है, इनको ब्लॉक करते हैं कि ये फर्दर अपना एक्शन और मैकेनिज्म ना करे। अगर ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो मज़ीद हमारे हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो इस पर अफेक्ट करने के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं। बी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज़ द मीडिएट इन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। वही बात की गई कि ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है और ये क्या करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, बीटा रिसेप्टर की बात आती है तो 3 किस्म के बीटा रिसेप्टर होते हैं। ये स्लाइड इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसमें आप लोग ये देखना, इसमें बताया गया कि रिसेप्टर के बारे में बताया कि 3 किस्म के बीटा रिसेप्टर होते हैं। ये 3 किस्म के बीटा रिसेप्टर होते हैं। बी वन रिसेप्टर आर लोकेटेड इन द हार्ट एंड किडनी। ये बी1 रिसेप्टर जो होते हैं ये हमारे हार्ट और किडनी में पाए जाते हैं। बी2 रिसेप्टर जो होते हैं हमारे लंग्स वगैरह, GI, लीवर वगैरह, यूट्रस वगैरह, वेस्कुलर स्टमक, इन जगहों पर ये बी2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। और बी3 रिसेप्टर जो होते हैं ये फैट सेल में पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। एग्जांपल बताता हूँ, अगर बी1 रिसेप्टर हमारे हार्ट और किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है, अगर ये बी1 रिसेप्टर जो होते हैं, बी रिसेप्टर, अगर ये अगर इस पर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन अगर काम करेगा तो क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, किडनी की जो फिल्ट्रेशन है उसको मज़ीद बढ़ाएगा। तो इसलिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं कि वो हमारे हार्ट के अंदर जो बीटा रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करे, मज़ीद ज़्यादा हार्ट रेट स्पीड अप ना करे, किडनी की जो फिल्ट्रेशन है उसको मज़ीद स्पीड अप ना करे। तो इसलिए बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं हार्ट के पेशेंट को।
अच्छा, इंडिकेशन फॉर द बीटा ब्लॉकर्स, ये हम इंजाइना पेक्टोरस के पेशेंट को दे। इंजाइना पेक्टोरस किसे कहते हैं? चेस्ट पेन। मैंने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है मायोकार्डल की जो पीपीटी है हमारी एचएन की उसमें। ठीक है, एचएन इंजाइना पेक्टोरस चेस्ट पेन को कहते हैं। चेस्ट पेन क्यों होता है? जब हमारी हार्ट की तरफ फ्लो ब्लड कम आ रहा होता है, उसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे एमआई वगैरह, हार्ट अटैक कहते हैं। और कार्डिक रिथमियाज, इसके को भी ये देते हैं। ट्रीमर, ट्रिमर कहते हैं जो कपकपाना, हाथ पैर वगैरह जो कपवाते हैं, इसके लिए भी देते हैं। और हाइपरटेंशन के पेशेंट के भी देते हैं। मिट्रल वाल पुलिप्स, मिट्रल वाल जो होते हैं ये हमारा बाइकास्पिड वाल होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। ये जब प्रोलेप्स हो जाए, प्रॉपरली क्लोज ना हो, तो इसके कवर करने के लिए भी बीटा ब्लॉकर देते हैं। और सिम्पटोमेटिक कंट्रोल के लिए भी कार्डियो ट्रिमर्स, इन चीज़ों के लिए भी देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये फिर एग्जांपल होते हैं बीटा ब्लॉकर। इसके नाम आप लोगों ने जहन में रखने हैं। जेनेरिक नेम है, ट्रेड नेम है। जेनेरिक नेम है इसका एटेनोलोल, एटेनोल मीन्स टेनोरमिन। और ये ट्रेड नेम इसका ये मेटोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल का ट्रेड नेम है मीरोल। इस तरह प्रोपोनोलोल, इसका जो ट्रेड नेम है वो एंड्राल वगैरह हो गए। और बिसोप्रोल इसका कॉनकोर। और कॉर्बिडोलोल इसका कॉर्बिडा। ये आप लोग जेनरिक और ट्रेड नेम आप लोगों ने देखने हैं। डोज खैर आप लोग याद ना करें तो कोई इशू नहीं, तो मगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ट्रेड नेम और जेनरिक नेम दोनों देखने हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है? कोल्ड फीट एंड हैंड, जब हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं उसके हमारे हाथ और पेट ठंडे भी हो सकते हैं। थकावट महसूस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, नोज़िया वगैरह, बहुत मतली वगैरह जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है। और इसके साइड इफेक्ट में माउथ ड्राई भी हो सकता है, स्किन और आइज़ भी ड्राई हो सकते हैं। और हमारा हार्ट बीट भी स्लो, अगर हम ज़्यादा बीटा ब्लॉकर दें तो हमारा मज़ीद हार्ट बीट को स्लो भी करवा सकता है। स्वेलिंग ऑफ द हैंड एंड फीट, ये भी हो सकती है। ठीक है, स्वेलिंग वगैरह भी हो सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग्स, वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन बेसिकली कहते हैं कि ये ड्रग्स हम इन पेशेंट को नहीं देते। ठीक है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी, वो बंदे जिनको इस ड्रग से एलर्जी वगैरह, तो उनको हम ये ड्रग्स नहीं देते हैं। और ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट हो जिसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो, तो उसको भी हम ये मेडिसिन नहीं देते हैं। और कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह, फर्स्ट डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक, अस्थमा, नॉन एलर्जिक ब्रोंकोस्पाज्मोटिक डिसऑर्डर वगैरह हो, तो उनको भी ये सारी चीज़ें नहीं देते हैं। ठीक है। नर्सिंग केयर, मॉनिटर ऑफ द वाइटल साइन और ईसीजी वगैरह, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसे कहते हैं, वो चेक करेंगे। टीच पेशेंट टू टेक हिज हर एंड पल्स बिफोर टेकिंग अ बीटा ब्लॉकर। जब भी आपने बीटा ब्लॉकर देने हैं तो आपने पहले पल्स वगैरह देखने हैं कि भाई ज़्यादा कम तो नहीं, तब जाके देने हैं। और ठीक है, फिर कहते हैं टेल हिम हाउ टू विथ होल्ड ऑन डोज एंड अल्टर ड्रग्स इफ़ ही हिज पल्स इज़ बिलो 60। अगर 60 से पल्स आपकी कम हो तो ये आप लोगों ने ड्रग्स नहीं इस्तेमाल करनी है। ये थोड़े नर्सिंग केयर है, ये आप लोग देख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अभी कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स की बात करते हैं। ठीक है, ये भी हम हार्ट के लिए यूज़ करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स का मैकेनिज़्म क्या है? जैसे हम कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स कहते हैं तो हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज़ होते हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं वो, और हमारे जो पेरिफेरल आर्टरीज़ होते हैं, ये क्या करता है? ये कैल्शियम चैनल ब्रोकर उसको डायलेट करेगा। जैसे वो कोरोनरी आर्टरीज़ और पेरिफेरल आर्टरीज़ डायलेट होंगे तो डिक्रीज कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डिक की जो कोरोनरी आर्टरी डायलेट होगी तो हमारी कार्डिक की जो कंट्रक्टिलिटी वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? डिक्रीज द ऑटोनोमिसिटी ऑफ द एस ए नोड एंड द कंडक्शन ऑफ द ए वी नोड। जब हमारी जो क्या कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डायलेट होगी तो हमारे राइट आर्टरी में एस ए नोड होता है, तो उसकी जो ऑटोनोमिसिटी होती है, उसकी जो उसका काम, एस ए नोड का काम क्या है कि नेचुरली इम्पल्सेस जनरेट करना। तो वो क्या है, उसकी जो नेचुरली इम्पल्सेस जो जनरेट होगी उसको भी स्टिमुलेशन कम मिलेगी, तो वो क्या कर नॉर्मली जो हमारे जो इम्पल्सेस है उसको जनरेट करेगा। जब नॉर्मली इम्पल्सेस जनरेट होगा तो नॉर्मली जो एवी नोड के पास ये इम्पल्स एवी नोड के पास जाती है, तो एवी नोड की कंडक्शन क्या होगी? वो भी कम हो जाएगी। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इंक्रीज़ द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि हमारे जो पेरिफेरीज के आर्टरीज है वो भी क्या हो गए? वो भी डायलेट हो गए, तो उसकी वजह से ज़्यादा फ्लो ऑफ ब्लड हमारी हार्ट की तरफ जाएगा। और ऑक्सीजन ब्लड में ज़्यादा जाएगा तो ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी वो नॉर्मल ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन हार्ट की तरफ जाएगा। ये पैथोफिजियोलॉजी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। अच्छा, ये इंडिकेशन फॉर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम किस किस पेशेंट को देते हैं? सुप्रावेंटिकुलर टेंशूस के पेशेंट को देते हैं। ठीक है, और हाइपरटेंशन के पेशेंट को देते हैं। सेरेब्रोवेस्कुलर स्पाज्म के पेशेंट, जो सेरेब्रल होते हैं वो वेसल जो हमारे
ब्रेन तक ब्लड लेके जाते, उसका स्पाज़म हो जाए, वो नैरो वगैरह हो जाए, तो उसके लिए भी हम ये देखें कि वो ब्रेन तक जो ब्लड लेके जा रहा है, जो आर्टरीज वगैरह, वेसल्स वगैरह, तो वो डायलेट और प्रॉपरली ब्लड वगैरह जाए। और ये क्या कहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं, अगर ये कार्डियोवास्कुलर हाइपरट्रोफी हो गई हो, अगर कार्डियक अपने साइज़ में बढ़ गया तो उसको साइज़ को रिड्यूस करने के लिए भी हम ये देते हैं। और एथरोस्क्लेरोटिक लीजन वगैरह हो तो उसके रिकवर करने के लिए हम ये देते हैं मायोकार्डियल प्रोटेक्शन टू द इस्केमिक डैमेज। और ये मायोकार्डियल की प्रोटेक्शन करते हैं फॉर द इस्केमिक डैमेज। ठीक है। अच्छा, अभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की कुछ एग्जांपल है, ठीक है। और जैसे जेनेरिक नेम है, ट्रेड नेम है, और डेल्टाइजिम, ये डेल्टाइजिम जेनेरिक नेम है। वेरापिमिल, ये भी जेनेरिक नेम है। और एम्लोडिपाइन, ये भी जेनेरिक नेम है। इसके ट्रेड नेम है हर्बिसर या डेल्जिम। और बाकी दो भी है इसमें, वेरापेमिल की अगर हम देख दें, कैलान या कैलियन एसआर, ये आइसोप्टिन। और एम्लोडोपिन की जो होती है नॉर्वेक्स, ये आप लोग, ये रट्टा की चीज़ होती है, तो ये इस चीज़ों पे आप लोगों ने इस स्लाइडों पे जो ड्रग्स के नाम होते हैं ये आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो मिड हुआ था और डाउ में, उसमें भी ड्रग्स के नाम काफ़ी आए थे। नर्सिंग केयर की बात करें, स्ट्रेस फॉर द इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग ड्रग्स एग्जैक्टली टू द प्रिस्क्राइब, कहते जिस तरह आप लोगों को ड्रग्स प्रिस्क्राइब की उसी तरीके से आप लोगों ने इसको खाना है। पेशेंट को बताना है भाई, पहले आपने अपने पल्स वगैरह चेक करने हैं, फिर ये डोज इस्तेमाल करनी है। और नोटिफाई द पल्स, अगर आपको 60 से कम हो या इरेगुलर हो तो फिर ये नहीं खाने हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ नर्सिंग केयर है। इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किस किस पेशेंट को नहीं दे सकते। पेशेंट द हाइपरटेंसिव टू द ड्रग्स, वो बंदा जिसको इस ड्रग से कोई मसला वगैरह, तो उसको ये ड्रग्स हमने नहीं देनी है। और जो वो लेक्टेटिंग मदर, मतलब जो मदर बेबी को जो फीड वगैरह कराती, तो उन मदर को भी ये नहीं देना है। और रीनल इम्पेयरमेंट जब रीनल फंक्शन उसका प्रॉपरली काम नहीं करता, उस पेशेंट को भी हमने ये नहीं देने होते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर क्या काम करते हैं, ये भी हमें हार्ट के लिए देते हैं। इनका काम क्या है, दीज ड्रग्स ब्लॉक द सिंपैथेटिक नर्वस ऑन द ब्लड वेसल बाय द बाइंडिंग टू द अल्फ़ा एड्रेनल रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द वेस्कुलर स्मूथ मसल। कहते हैं ये अल्फ़ा ब्लॉकर क्या करते हैं, ये अल्फ़ा ब्लॉकर हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं। ये अल्फ़ा ब्लॉकर जब हम जैसे दे देते हैं, ये क्या करता है, जाके उस सिंपैथेटिक नर्व्स जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। और ये सिंपैथेटिक नर्व्स कहाँ होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। और ये इसको ब्लॉक कैसे करता है, जैसे हम अल्फ़ा ब्लॉकर का लेते हैं, तो ये अल्फ़ा ब्लॉकर हमारे वेसल्स जो होते हैं उसके ऊपर अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पड़े होते हैं। हमारे जो वेसल्स होते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल जो होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, अल्फ़ा एड्रेनो रिसेप्टर होते हैं, जो इस रिसेप्टर के ऊपर पाए जाते हैं। ये अल्फ़ा ब्लॉकर जाता है, उसके ऊपर बाइंड हो जाता है। जैसे उसको इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाता है, तो ये क्या करता है, और उसको क्या कहते हैं, सिंपैथिक नर्व्स जो होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, ये अल्फ़ा ब्लॉकर। और ये हम किस किस के लिए दें, एक पेशेंट है हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसके लिए देते हैं। और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, उसके लिए हम देते हैं। और ऑप्थेल्मिक हाइपररीमिया, ये हाइपररीमिया जो होती है, हमारे कंजक्टिवा के नीचे एक लाइनिंग होती है, ये वाइट होता है नीचे, ये आंख का नीचे जो कंजक्टिवा के पास होता है, ये जब रेड वगैरह हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मिक हाइपररीमिया कहलाया जाता है, ठीक है। इसका जो अल्फ़ा ब्लॉकर के जो ड्रग्स के एग्जांपल है, डोक्साजोसिन, जिसका ट्रेड नेम है कार्ड्यूरा। और पेराजोसिन, जिसका ट्रेड नेम है मिनीप्रेस। और इसी तरह टेराजोसिन, जिसका हाइड्रिन, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी याद करें। नर्सिंग केयर want patient to not rise suddenly from a lying to sitting position, कहते हैं भाई ये जब हम देते हैं तो पेशेंट को क्या बोलेंगे, भाई आप लोगों ने अगर आप लेटे हुए हो तो आपने सडनली बैठना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके इसके वजह से हमारा बीपी एकदम कम हो जाता है, ठीक है। परफॉर्म द बेस लाइन असेसमेंट was VS and peripheral pulses, skin color, temperature and capillary refill, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नर्सिंग केयर में करनी होती है, ठीक है। और एडवाइज द पेशेंट टू दैट अल्कोहल, एक्सेसिव एक्सरसाइज, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग विद इंटेंसिफाई एडवर्स इफेक्ट, ये सारी चीज़ हम अपने पेशेंट को बताने के भाई
एडवाइज पेशेंट अल्कोहल वगैरह हो गया, या ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए खड़े होना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी क्योंकि आपके हार्ट पर अफेक्ट कर सकती है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। साइड इफ़ेक्ट और या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डिजीनेस हो सकती है इसकी वजह से। और तो स्टैटिक हाइपरटेंशन जो होते हैं, ये जो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर जो बताया गया था, ये जो फर्स्ट लाइन में बताया गया था, तो ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन इसे कहते हैं जब इंसान लेटा होता है या बैठा होता है, एकदम बैठा हुआ तो एकदम लेट जाए, एकदम लेटा हो तो एकदम बैठ जाए, तो उसकी वजह से जब सडन हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक या 10% या 20% कम हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कहलाया जाता है। और नेज़ल कंजक्शन, नेज़ल कंजक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, हमारे जो वेसल्स है उसको डायलेट करता है ड्यू टू द डायलेशन ऑफ द नेज़ल म्यूकोसा आर्टरीज। जो नेज़ल म्यूकोसा होते हैं, नाक के अंदर जो लाइनिंग होती है उसको डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से नेज़ल कंजक्शन होती है। ठीक है, हेडेक हो सकता है, रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया, एमआई और कोरोनरी इंसफिशिएंसी जाने, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो सकती है। और ACE इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये क्या होते हैं, देखो ये मैं आपको लोग बता दूं, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये वेजो कंस्ट्रक्शन खास कर, जब वेजो कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उस वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा फ्लो ऑफ ब्लड हार्ट की तरफ जो जा रहा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, हार्ट रेट भी बढ़ता है। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो होता है, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट द कन्वर्टिंग द ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट द वेजो कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, जैसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर किसी को देते हैं, ये से वो खा लेते हैं, ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 1 एंजाइम को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने नहीं देता। और जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, जब वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो फ्लो ऑफ ब्लड आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए हम देते हैं कि वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ना करें, और फिर जब कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारे वो जो वेसल्स होते हैं वो मज़ीद डायलेट होंगे, फ्लो ऑफ ब्लड ज़्यादा हार्ट की तरफ जाएगा, प्रॉपरली हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। Beside a decrease the vasoconstriction and the reducing the peripheral arterial resistance, मैंने बताया ना कि ये क्या कर देता है, जो वेजो कंस्ट्रक्शन होती है वेसल्स की उसको कम कर देता है, कंस्ट्रक्ट नहीं होते हैं, और जो पेरिफेरल आर्टरीज होती है उसके अंदर जो रेसिस्टेंस आ रहा होता है उसको भी रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि जब पेरिफेरल आर्टरी डायलूट हो जाएगी सारी तो उसके अंदर रेसिस्टेंस नहीं खत्म होगा, फ्लो ब्लड नॉर्मली जाएगा। इनहिबिट ऑफ द एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज द एड्रेनोकोर्टिकल सिक्रीशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करता है जो एड्रेनोकोर्टिकल की जो सिक्रीशन है एल्डोस्टेरोन के अंदर, उसको भी क्या करेगा, कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। और उसके साथ साथ दीज रिड्यूस द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ये जो टेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये क्या कर देगी, सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन जो होती है रुकावट, उसको क्या करेगी, रोक देगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है, ये आप लोग देख लेना। ये जो मैंने बताया ये सारा इसी में बताया गया है। अच्छा, इंडिकेशन की बात करें तो ये हम हाइपरटेंशन के पेशेंट को देते हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट को देते हैं, और डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट और एलवी लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन के पेशेंट को हम ये देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके जो मेडिकेशन है ये जेनेरिक नेम है और ट्रेड नेम है केप्टोप्रिल, केपोटोन और एनालिप्रिल और रिनेटेक और लिसोप्रिल जेस्ट्रिल। अच्छा, ये एक जहन में रखना है, जिस ड्रग्स के एंड में प्रिल वगैरह आ जाए जेनेरिक नेम में, तो ये ACE इनहिबिटर्स होते हैं सारे। ठीक है, ये ख़ास तौर पर आप लोगों ने इनमें जो ड्रग्स के नाम इन पे फोकस ज़्यादा करना है। नर्सिंग कैन क्वेश्चन पेशेंट टू द अवॉइड एंड सडन पोजिशन चेंज इन द टू मिनिमाइज द ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। कहते हैं भाई बड़े ख्याल से देना है, जिस पेशेंट का एकदम बीपी कम वगैरह होता है, बैठने से एक लेटा हुआ एकदम बैठ जाए उसका बीपी कम हो जाए, या पोजीशन चेंज करनी हो एकदम बीपी कम हो जाता है, तो उस पेशेंट को बड़े ख्याल से देना है। और पेशेंट को बताना, और पेशेंट को ये भी बताना है कि इसके ड्रग्स की वजह से आपका जो माउथ है वो भी ड्राई हो सकता है, कफ वगैरह भी आपको बरकरार हो सकती है। और पेशेंट को बताना है कि भाई आपने
warn a patient to seek and medical approval before the taking self prescribed cold preparation or contraindication is the patient is sensitive to the ACE inhibitor। वो बंदे जिनको ACE ड्रग्स से कोई मसला हो तो उनको हमने ये नहीं देना है। और ये सारी चीज़ें अब इतना मुश्किल नहीं है, मगर फिर मैं बता देता हूँ। यूज़ द क्वेश्चनली इज़ द पेशेंट विद द इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन एंड द सीरियस ऑटोइम्यून डिजीज़। वो बंदे जिनका रीनल फंक्शन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा हो और ऑटोइम्यून डिजीज़ भी, उसको तो ये मेडिसिन देनी है, मगर एहतियात से, कॉशियसली मतलब एहतियात से देनी है, ठीक है। अच्छा, ARB ये क्या होते हैं? एंजियोटेंशन रिसेप्टर्स 2 ब्लॉकर्स। ये अब ये क्या थे? आर द medication that block the action of the angiotensin 2 by the preventing the angiotensin 2 from the binding to the angiotensin 2 receptor on a block vessels। क्या कहते हैं? ऑन द ब्लड वेसल। ये क्या कहते हैं? वो पहले जो ड्रग्स थी वो क्या कहते हैं? एंजियोटेंशन 2 को क्या करते? उनको रोक देते थे। जो लोग जिनके ऊपर ACE इनहिबिटर्स काम नहीं करते तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको फिर इसकी वजह से जब वो काम नहीं करता तो फिर हम ये एंजियोटेंशन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो थे ARBs, ये हम देते हैं उस पेशेंट को जब उनके ऊपर ACE इनहिबिटर काम नहीं करता। ये क्या करता है? ये मेडिकेशन जो होती है, ये जो एंजियोटेंशन 2 का रिसेप्टर है, ये मेडिसिन जैसे हम कहा दे देते हैं पेशेंट को, हमारे ब्लड वेसल के ऊपर एंजियोटेंशन 2 के रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये जाके उस ब्लड वेसल के ऊपर जो एंजियोटेंशन 2 के रिसेप्टर है उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। फिर जब एंजियोटेंशन 2 आते हैं उसके साथ बाइंड होने के लिए और एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो बाइंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस एंजियोटेंशन 2 का रिसेप्टर जो थे उसके ऊपर ये जो मेडिसिन एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर है, या कि उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके फंक्शन को क्या कर देती? होने नहीं देती। जब उनका फंक्शन प्रॉपरली, उसकी बाइंडिंग नहीं होगी, फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तो उसके नतीजे में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? डायलेट हो जाते हैं और उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर मेक इजियर फॉर द हार्ट टू पंप ब्लड एंड कैन इम्प्रूव द हार्ट फेलियर। जब प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है तो आराम से ज़्यादा ब्लड हार्ट की तरफ जाता है और प्रॉपरली हार्ट ब्लड को पंप करता है और ये हमारे हार्ट फेलियर को इम्प्रूव करता है। और क्या कहते हैं? द एडिशन द प्रोग्रेशन ऑफ द किडनी डिजीज ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर। और किडनी की जो मसले होते हैं उनके लिए भी दी जाती है कि इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर वगैरह ना हो। इंडिकेशन ये जो था, ये सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि किस तरह वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम ये देते हैं। और हार्ट फेलियर के आर्टर फिब्रिलेशन आर्टरी जब ख़राब हो जाती है, उसके अंदर जब वो लाइनिंग आ जाती है या स्कारिंग वगैरह आ जाती है, निशान दरारें पड़ जाती है, उसको हम आर्टर फिब्रिलेशन कहलाई जाती है। नेफ्रोपैथी एंड टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से हो जाए तो उसके लिए भी हम देते हैं। ये कुछ उसकी मेडिकेशन है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। नर्सिंग केयर हो गया, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक अ ड्रग्स अ प्रिस्क्राइब। पेशेंट को हमने बोलते जिस तरह आपको ड्रग्स दी गई है, प्रिस्क्राइब की गई है, तो आपने इसी तरह इस्तेमाल करनी है, ठीक है। वन हैव हर टू नोट स्टॉप ड्यूरिंग द एब्रप्टली या क्विकली, या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल नहीं करें, जिस तरह बताई गई है उसी तरह आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। और पेशेंट को सडन चेंजेस द पोजीशन टू प्रिवेंट डिजीज एंड फिटिंग। पेशेंट को डायरेक्टली अपना पोजीशन चेंज ना करें और आप, ठीक है। और वन द पेशेंट टू अवॉइड द फिजिकल एक्सरसाइज स्पेशली इन हॉट वेदर। और पेशेंट को बताना कि भाई ख़ास तौर पर आपने एक्सरसाइज नहीं करना और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में भी आपने एक्सरसाइज नहीं करना है जब ये मेडिकेशन आप इस्तेमाल करते हो। साइड इफेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन पेशेंट द सेंसिटिव टू द ACE इनहिबिटर्स, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि भाई जो पेशेंट ACE से इनहिबिटर हो तो उनको ACE द कॉन्ट्राइंडिकेशन पेशेंट सेंसिटिव टू द ACE इनहिबिटर्स। ACE जो इनहिबिटर्स होते हैं उसकी वजह से किसी को प्रॉपरली काम नहीं करते फिर हम ये ARBs देते हैं। और अगर ARBs किसी पर प्रॉपरली वो इसकी वजह से उसको कोई मसला वगैरह आ रहा हो तो उसको फिर हम ACE इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, यूज़ क्वेश्चन पेशेंट विद द इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन एंड हेपेटिक डिसफंक्शन। हेपेटिक या लीवर का कोई डिसफंक्शन का मसला हो या रीनल का कोई मसला हो तो उसके पेशेंट को हम बड़े ख्याल से देते हैं ये ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, डायूरेटिक्स क्या होती है? डायूरेटिक्स ड्रग्स के बारे में अगर वो ड्रग्स जो हमारे यूरिनेशन का रेट है उसको इंक्रीज़ करता है और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को निकालता है, उसको हम डायूरेटिक्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। कहते हैं
A diuretic is the any drugs that elevate the rate of the urination and thus provide the means of the force of diuresis। कहते हैं वो कोई से भी ऐसे ड्रग्स हो जो हमारे यूरिनेशन का जो रेट होता है उसको एलिवेट बढ़ाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब वगैरह आए, और या हमारे जो पेशाब को आने पर फोर्स करे, तो इसको हम कहते हैं डायूरेटिक्स ड्रग्स कहलाई जाती है। दिस आर द सीवियर कैटेगरीज ऑफ द मुख्तलिफ कैटेगरीज के ये डायूरेटिक ड्रग्स आते हैं। और जितने भी डायूरेटिक ड्रग्स होते हैं उनका काम क्या है कि हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर एक्सर्शन करना, एक्सक्रीशन करना, निकालना, और ईच लॉस और डज नॉट इन द डिस्कनेक्ट वे। कहते हैं इसका जितने भी डायूरेटिक्स ड्रग्स होते हैं उनका एक ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी से वाटर को निकालना किडनी के ज़रिए। ठीक है, ये आप लोग देखो ये हमारा नेफ्रॉन है प्रॉपर, ठीक है, ठीक है, हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पर फिल्ट्रेशन वगैरह होती है। और ये जो हमारा नेफ्रॉन का पूरा ट्यूब है, प्रोक्सिमल ट्यूबुलर जिसे कहते हैं, ये 1-2 जो होता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई नेफ्रॉन के अंदर जो 1-2 है वो कौन सा कहलाए, तो प्रोक्सिमल ट्यूबुलर होता है। और फिर जो ये लूप ऑफ हेलना कहलाया जाता है, ये जो है डिसेंडिंग और असेंडिंग जो लूप होते हैं इसको लूप ऑफ हेलना भी कहलाए। एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलना और एक होता है और असेंडिंग लूप ऑफ हिलना। जो नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलना, जो ऊपर की तरफ जाते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हिलना। फिर ये जो 4, 5, 6 होता है ये हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल होता है। फिर यहाँ पर आगे जो कलेक्शन ऑफ ड्रग्स, यहाँ पर यूरिन आके इस कलेक्शन ऑफ ड्रग के ज़रिए फिर निकल जाती है। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ जितने भी डायूरेटिक ड्रग्स है उसका एक्शन बताया जा रहा है और उसके टाइप्स का बताया जा रहा है। अच्छा, ये देखो लूप डायूरेटिक्स, ये लूप डायूरेटिक्स के अलग ड्रग्स आते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे लूप जो होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग जो लूप होते हैं यहाँ पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, लूप डायूरेटिक्स सच एज द फेरोसेमाइड। फेरोसेमाइड एक जेनेरिक नेम है, इसका जो ट्रेड नेम है लाइसिक्स आता है, इंजेक्शन भी आता है और वो भी आता है। इनका काम क्या है, इनहिबिट द बॉडी ability to the reabsorb sodium at the ascending lobe in the nephron, which is lead to retention of the water in the urine as water। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये फेरोसोमाइड जो होते हैं ये रोकते हैं किस चीज़ को, एबिलिटी टू द रीअब्जर्प्शन सोडियम। सोडियम जो रीअब्जर्व होता है हमारे लूप के अंदर, जो असेंडिंग लूप होता है उसके अंदर जो सोडियम रीअब्जर्व होता है, तो ये फेरोसोमाइड क्या करता है, उस सोडियम को उस लूप के अंदर रीअब्जर्व होने नहीं देता और उसको आगे पास होने जाता है कि ये आगे तरफ जाए और निकल जाए, निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको सोडियम को एब्जॉर्ब करने नहीं देता हमारा जो असेंडिंग लोब है नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ क्या करता है, रिटेंशन इन द वाटर इन द यूरिन, और वाटर जो होते हैं हमारे यूरिन के अंदर रिटेंशन कर देते हैं, उसके अंदर रोक के रखता है कि सोडियम और वाटर मिक्स हो और यूरिन के ज़रिए सारा का सारा निकल जाए और हमारा बीपी नॉर्मलाइज हो जाए। और वाटर इज़ अ नॉर्मली फ्लो सोडियम बैक इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये वाटर जो होती है नॉर्मली फ्लू आगे करते हैं, आमतौर पर वाटर आगे फ्लू करते हैं, सोडियम जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। मगर अगर किसी इंसान का बीपी वगैरह ज़्यादा हो तो उसके लिए जब हम लाइसिक देते हैं तो लाइसिक क्या करते हैं, फेरोसेमाइड वो हमारे लूप हिलना पे जाते हैं या असेंडिंग लूप पे जाते हैं, वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन क्या है कि वहाँ पर सोडियम को रीअब्जर्व होने नहीं देता और वाटर को यूरिन के अंदर रख के रखता है, फिर वाटर और सोडियम दोनों यूरिन के ज़रिए बाहर हो जाते हैं। ये इसका फंक्शन है। उसके बाद क्या है, थायोआज़ोडाइज। ये क्या होता है, आज़ोडाइज सच एज द हाइड्रोक्लोरोथायोआज़ोडाइज, ये जेनेरिक नेम है। ठीक है, इस ड्रग्स का काम क्या है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है, ये जो फर्स्ट ड्रग्स था ना, मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट ड्रग्स था वो हमारा इस चीज़ पर काम करता है, इस लूप पे काम कर रहा था। अब ये सेकंड ड्रग्स की जब हम बात करते हैं तो हमारा इस ट्यूब के ऊपर वो काम करता है, डिस्टल ट्यूब पर। इस डिस्टल ट्यूब पे क्या काम करता है, ये जो हाइड्रोक्लोरोथायराज़ाइड होता है ये हमारा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर काम करता है। इसमें क्या काम करता है, ये इनहिबिट द सोडियम एंड लीडिंग टू द रिटेंशन ऑफ वाटर इन द यूरिन। ये क्या करता है, हमारे जब यूरिन और वाटर आगे डिस्टल ट्यूब्यूल की तरफ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर इस सोडियम को रीअब्जॉर्ब होने नहीं देता और उसके साथ वाटर को भी यूरिन में रहने देता है कि ये सोडियम और वाटर जो थे दोनों यूरिन में रहे और फिर वहाँ से आगे निकल जाए।
आम तौर पर नॉर्मली वाटर जो होता है पेनिट्रेटिंग सल्यूट, आम तौर पर वाटर जो होता है वो सेल की तरफ जाता है, मगर ये इसको जाने नहीं देता। Frequent urination due to the increase the loss of water that is not has been retention from the body and result from the communicated in the relationship with the sodium loss from the converted urine। बस थायराइड का एक ही काम है कि ये हमारे डिस्टल ट्यूब जो होता है, डिस्टल ट्यूबुलर जो होता है उसके ऊपर काम करते हैं, वहाँ पर सोडियम और वाटर को जो होता है वो रोक के रखते हैं और वहाँ से निकालते हैं, ऑब्जर्व होने नहीं देता। उसका पी ये के जो है पोटाशियम को शो करता है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये ड्रग्स के नाम बताए जा रहे हैं, फिर आगे उसका मैकेनिज्म बताया जा रहा है। और ये सारे ड्रग्स क्या करते हैं, यूरिन को बाहर निकालने का काम करते हैं। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स diuretics drugs that do not promote the secretion of the potassium into the urine। ये जो ड्रग्स होते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो होते हैं, ये पोटाशियम को यूरिन के अंदर सिक्रीट होने नहीं देते, एक काम ये करते हैं। दूसरा, ये पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द सोडियम रिअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्शन ट्यूब। ये जो हमारा कलेक्शन ट्यूब है, पूरा कलेक्शन का कलेक्शन, ये जो एंड पे डिस्टल के आगे जाके कलेक्शन ट्यूब होता है, इसके अंदर ये सोडियम को रिऑब्जर्व होने नहीं देता और फिर वहाँ से यूरिन के अंदर सोडियम और वाटर दोनों बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ये कंपाउंड सच एज द मैनिटोल आर द फिल्ट्रेट इन द ग्लूमेरुलस। जो मैंने आपको दिखाया था ग्लूमेरुलस, उस ग्लूमेरुलस के फिल्ट्रेशन के दौरान ये मैनिटोल जो होता है ये कंपाउंड है वो निकलता है, बट कैन नॉट रिऑब्जॉर्ब, ये रिऑब्जॉर्ब नहीं होता। their presence lead to increase the osmolarity of the filtration। इनका मौजूद का इस मिनटोल का काम क्या है, ये जो osmolarity filtration होता है उसको इंक्रीज करता है। जो osmolarity filtration है उसको इंक्रीज कौन करता है, मिनिटोल करता है। ठीक है। और उसके साथ टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस वाटर इज रिटेन इन द यूरिन, और एक दूसरा काम करता है, मतलब ये हमारे ये जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस जो होते हैं, हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, और उसके साथ साथ वाटर इज, और जो पानी है उसको यूरिन के अंदर रोक के रखता है और फिर आगे वो निकल जाता है। मगर मेन आप लोगों को जहन में रखनी है कि ऑस्मोटिक बैलेंस कौन करता है, वो ऑस्मोटिक ड्रग्स करते हैं। ठीक है। क्लिनिकल यूज़ की बात करते हैं, टू ट्रीट अ प्रिवेंट ऑफ द ARF। ठीक है। और इन चीज़ों CHF और एसाइटिस, एसाइटिस किसे कहते हैं, जब पेट में पानी भर जाए तो उसको एसाइटिस कहते हैं। और नेप्रोपैथिक सिंड्रोम, और टू रिड्यूस द आर्टरीओकुलर प्रेशर इन द ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक आई की डिजीज़ है, जब हमारे आई के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है वो पानी, उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम ये जो मेडिकेशन है ये दे सकते हैं। ठीक है। ये उसको नाम दिए गए, जैसे मैंने आपको बताया था लूप डायूरेटिक्स में कौन से ड्रग्स काम करते हैं, मैंने आपको बताया था फ्यूरोसेमाइड, उसका जो ट्रेड नेम है वो लाइसिक्स। इसी तरह पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स, जो पोटाशियम का फंक्शन मैंने आपको लास्ट बता दिया, तो उसमें ये ड्रग्स है, उसका ट्रेड नेम ये है। इस तरह ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स ड्रग्स कौन से आते हैं, जैसे ग्लाइसरीन वगैरह आ गया, आइसोसोर्बेट वगैरह है जिसका ट्रेड नेम है मिनिटोल, जो से हमने लास्ट में अभी आपको समझा दिया। और थायआज़ाइड्स जो होते हैं, इस तरह इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं, जैसे क्लोरोथायाजाइड और इस तरह डिल्यूरल। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप लोगों ने थोड़ा देख लेना है। ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होता है भाई, वो बंदे जिनको इन ड्रग से कुछ तकलीफ़ हो तो उसको नहीं देते हैं। हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया किसे कहते हैं, जो वो लोग जिसके अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड कम होता है तो उसको हम हाइपोवोलीमिया कहते हैं। हाइपोकैलीमिया, जिसके अंदर पोटाशियम का लेवल कम हो उसको हम ये कम देते हैं। और न्यूट्रीमिया पोटाशियम, और कैलीमिया कैल्शियम का लेवल कम हो, पोटाशियम का लेवल कम हो, इन चीज़ों को ये हम बड़े एहतियात वगैरह से देते हैं। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होती है। ठीक है। और फीवर, इसकी वजह से फीवर हो सकता है, वर्टिगो हो सकती है, थकावट, हेडेक हो सकती है, वीकनेस होता है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है। नर्सिंग केयर वगैरह, मोनिटर पेशेंट, वेट, पेरिफेरल एडीमा वगैरह चेक करें, ब्रीथ, साउंड, BP, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नर्सिंग केयर में देखनी। एडवाइज द पेशेंट टू स्टैंड स्लोली टू प्रिवेंट डिजीनेस, ये बताना है। और थोड़ी बहुत ये इंस्ट्रक्शन वगैरह जो नर्सिंग केयर है ये आप लोगों ने करनी होती है। ठीक है। अच्छा अच्छा, हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।